हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 12 में, अर्थात कार्बनिक रसायन में। एक तो पढ़ना है कार्बन की चतुर संयोजकता कि कार्बन 4 संयोजकता किस प्रकार दिखाता है, और एक हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिक में आबंध कि कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं और उनके अंदर क्या क्या खासियत होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में संकरण कि कार्बनिक यौगिकों में हमें कौन कौन सा संकरण देखने को मिलता है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे ये वाली हेडिंग लिख लो, पहली कार्बन की चतुर संयोजकता। सबसे पहले इसके बारे में ही बात करेंगे, कार्बन की चतुर संयोजकता। ये हेडिंग लिख लो आप अपनी नोटबुक में जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की संयोजकता के बारे में। लिख लिया आपने हेडिंग, कार्बन की चतुर संयोजकता? लिख लिया सबने? ठीक है, चलो कार्बन की संयोजकता के बारे में बात करते हैं। देखो, यदि मैं आपको कहूं कि कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप मुझे कहोगे कि सर कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉनों का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p2, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहरी कक्षा कौन सी है? दूसरी कक्षा। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होगी, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। पर एक तरीका और भी है, देखो क्या है तरीका। ये S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे। P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ। ये होती है तलस्थ अवस्था। कौन सी अवस्था? तलस्थ, या इसे आप कह सकते हो ग्राउंड स्टेट। या तो आप इसे तलस्थ अवस्था कहो या ग्राउंड स्टेट कहो। और इसमें यदि मैं आपसे पूछ लूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो जब भी कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, एक तो ये, एक तो ये। तो ऐसी स्थिति में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो कार्बन की संयोजकता 2 होनी चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। पर यदि आप इसे उत्तेजित अवस्था में देखोगे तो उत्तेजित अवस्था में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो स्थिति क्या बन जाती है? देखो, ये स्थिति बन जाती है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। इसे मैं कह सकता हूँ उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। और कार्बन में या तो कहो कि संकरण के कारण, और या फिर यूं कहो उत्तेजित अवस्था के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्तेजित अवस्था में कितनी होगी? 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में होती है 4। जब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, 1s2, 2s1। देखो S में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p3।
तो ये वाला S का एक इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित है और ये P के 3 इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं, अयुग्मित हैं। तो उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 4। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब आप सोचोगे कि सर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कैसे निर्धारण कर रहे हो कि संयोजकता 4 होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप कैसे निर्धारण कर रहे हो। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम निर्धारण ऐसे कर रहे हैं कि ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ CH4 का, तो CH4 में कार्बन तो बीच में रहेगा और 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे 4 बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। तो यदि मैं इनमें से किसी एक बॉन्ड की बात करूं, जैसे मैं बात करूं इस कार्बन और इस हाइड्रोजन की, तो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा और इस हाइड्रोजन का इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ही होगा अयुग्मित। तो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित और हाइड्रोजन का भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, एक तो कार्बन का होगा जैसे ये बनाया और एक आ जाएगा हाइड्रोजन का। तो जब कक्षक पूरा भर जाएगा ना ऑर्बिटल, तो बन जाएगा एक बॉन्ड। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो बॉन्डिंग प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, जो आपके कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं, इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम संयोजकता निकालने के लिए, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 5-6 परिभाषाएं होती हैं संयोजकता की, वैलेंसी की, पर यहाँ आप संयोजकता निकाल लोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसलिए कहते हैं हम कार्बन को चतुर संयोजी। ठीक है, आपने जो हेडिंग लिखी थी वो लिखी थी कार्बन की चतुर संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता नॉर्मली 4 होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कार्बन इसकी बाहरी कक्षा में, यानी दूसरी कक्षा में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है? नहीं, चारों इलेक्ट्रॉनों को ये निकालता नहीं है। कार्बन के ऊपर कभी भी +4 आवेश नहीं आता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। सच्चाई तो ये है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी दूसरे परमाणुओं के साथ। तो हम यहाँ इस बात को लिखेंगे कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और न ही देता है। तो यहाँ एक आप हेडिंग लिख लो, नोट में लिखेंगे इस बात को, नोट में लिखेंगे कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ना तो पूरे 4 इलेक्ट्रॉन ये अपनी बाहरी कक्षा के निकालता है, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो फिर क्या करता है ये? तो यहां मैंने लिखा, यहां हम लिखेंगे अपितु कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब देखो, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है दूसरे परमाणुओं के साथ, तो इसका मतलब कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि साझेदारी से बनने वाला बंध होता है सहसंयोजक बंध। तो यहाँ एक बात हमें स्पष्ट होती है कि कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंध। ध्यान रखना, आगे जरूरत पड़ेगी। पर वो सहसंयोजक बंध किस तरीके से बनाता होगा, या वो अपनी 4 संयोजकता किस प्रकार पूरी करता होगा, इस बात को भी समझेंगे। ठीक है, कार्बन अपनी 4 संयोजकता
भाई कार्बन की संयोजकता हमने कितनी सीखी, 4 सीखी कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो कार्बन अपनी 4 संयोजकता 4 प्रकार से पूरी करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो संयोजकता है ना 4, वो अपनी 4 संयोजकता को पूरी करने के 4 तरीके उसके पास हैं, फुलफिल करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। देखो ध्यान से, कार्बन बनाता है 4 सिंगल बॉन्ड। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि कार्बन एक तो बनाएगा डबल बॉन्ड और 2 बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब भी तो 4 संयोजकता है इसकी, टोटल तो सह संयोजक बंध इसने 4 ही बनाए। एक तरीका यह है कि कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड बना ले और इधर भी डबल बॉन्ड, अब भी टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 4। इस तरीके से भी वो अपनी 4 संयोजकता पूरी कर सकता है। और चौथा तरीका यह है कि कार्बन एक तरफ तो बनाता है ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के पास अपनी 4 संयोजकता पूरी करने के 4 तरीके हैं। ये 4 तरीके आपको पता होने चाहिए। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। अब तक हमने पढ़ा है कार्बन की चतुर संयोजकता के बारे में, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो तलस्थ अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 2 नजर आते हैं हमें, पर उत्तेजित अवस्था में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यानी एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, संकरण हो जाएगा। और संकरण के कारण उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है, इसलिए कार्बन की संयोजकता हम कहते हैं कितनी होती है? 4। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप संयोजकता कह सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इसकी संयोजकता 4 है, पर कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी ग्रहण भी नहीं करता और दान भी नहीं करता, अपितु कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और आपको पता है कि साझेदारी से बनने वाला बंध क्या होता है? सह संयोजक बंध होता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को 4 प्रकार से पूरी कर सकता है। या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे। पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो यहाँ तो हमने टॉपिक को कवर करा है, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है। अब हम बात करेंगे, इससे अगला स्टेप लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो लेक्चर में टोटल आपको 3 टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। 3 टॉपिक में से जो पहला टॉपिक था हमें कार्बन की चतुर संयोजकता, या इंग्लिश में आप कह सकते हो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, वो तो हमने क्लियर कर दिया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और क्यों होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी हमने उत्तेजित अवस्था में। अब हमें हेडिंग लिखनी है कार्बनिक यौगिकों में आबंध। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप। हेडिंग लिखो कार्बनिक यौगिकों में आबंध। कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो आपको मैंने अभी एक बात बताई कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपितु 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो साफ बात है कि कार्बन बनाता है साझेदारी से बनने वाला बंध, अर्थात सह संयोजक बंध। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है? सह संयोजक। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की। चूंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है,
अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है बताओ? अतः स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में, अतः स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में साझेदारी से कौन सा बंध बनता है बताओ? कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजक, कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजक बंध पाए जाते हैं, या आप लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में केवल सह संयोजक बंध होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? सह संयोजक बंध। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिकों में आपको सह संयोजक बंध जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। ये जो सह संयोजक बंध बनता है ये अतिव्यापन के द्वारा बनता है, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा। जैसे मैंने कार्बन के बाहर के 4 कक्षक में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए थे, और जो कक्षक होते हैं ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे उत्तेजित अवस्था में, तो आपने लिखा था 1s2, 2s1 और 2p3, आपने लिखा था 2p3। तो s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इनमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक में, तीनों p कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कार्बन के ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं ना, वे दूसरे परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के साथ संयोग करेंगे। कैसे संयोग करेंगे देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास s उपकोष में 1 कक्षक और 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने की बात यह है कि कार्बन का ये वाला s कक्षक और हाइड्रोजन का ये वाला s कक्षक। s कक्षक कैसा होता है? गोल। मान लो मैं कहूँ कि ये कार्बन का s कक्षक है और इसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन का 1 s कक्षक है, इसमें भी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों कक्षकों में अतिव्यापन होगा ना इस तरीके से, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति यहाँ होगी अक्षीय स्थिति में, और इन दोनों के बीच 2 परमाणु कक्षक जब एक दूसरे के अंदर समाना शुरू करेंगे, तो जब कक्षक एक दूसरे के अंदर समाते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं अतिव्यापन, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कार्बन का s कक्षक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा है, ये मेरे हाथ जैसा, और इस हाइड्रोजन का s कक्षक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा है। तो कार्बन का s कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक, इसमें भी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दोनों कक्षक एक दूसरे के अंदर समाएंगे, ऐसे ऐसे देखो, एक दूसरे के अंदर धंसते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, या आप कह सकते हो कि इनमें अतिव्यापन होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा ना, बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। तो कुल मिला के एक बात है कि ये जो सह संयोजक बंध बनता है ना, ये परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका चाहिए और 1 इसका चाहिए। साझेदारी में तो जितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देने पड़ेंगे, और साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहते हैं हम सह संयोजक बंध। और सह संयोजक बंध में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के लिए परमाणु के कक्षकों को अतिव्यापन करना पड़ेगा। इस तरीके से अतिव्यापन करना पड़ेगा, और अतिव्यापन से ही बनता है ये सह संयोजक बंध। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। कुल मिला के बात यह है कि सह संयोजक बंध किससे बनता है? परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से। ठीक है, इस बात को चलो मैं लिखवा देता हूं आपको। इस बात को चलो लिखते हैं, सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। यहां लिखेंगे सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध
परमाणु कक्षकों के किससे बनते हैं बताओ? परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन सहसंयोजक बंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे। अच्छा, एक हेडिंग लिखो आप, हेडिंग लिखो अतिव्यापन के आधार पर, अतिव्यापन के आधार पर, अब एक स्टेप आगे चलते हैं और अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार, अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार। अब हमें सीखना है कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हेडिंग लिखवाई मैंने आपको। अब अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध होते हैं दो प्रकार के। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड कह दो या बंध कह दो या आबंध कह दो, और एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, चलो सिग्मा बंध कह दो या सिग्मा बॉन्ड कह दो, एक ही बात है। सिग्मा का संकेत है ये, ऐसे जैसे अध्ययन है लिखा जाता है सिग्मा बॉन्ड। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, से पे छोटी ई की मात्रा, अद्धा गया है वहाँ सिग्मा। इंग्लिश में भी लिख सकते हो SIGMA सिग्मा, और ये संकेत में भी लिख सकते हो सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पता क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है कि जब परमाणु कक्षकों का शीर्षस्थ अतिव्यापन हो, यानी सिर से सिर मिला के वे एक दूसरे के अंदर धंस जाएं या समा जाएं, तो इस तरीके से बनने वाला बंध होता है सिग्मा बंध। हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है, पता है ना इस बात का। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब परमाणु कक्षकों का शीर्षस्थ अतिव्यापन हो। ठीक है, कैसे हो देखो मैं अभी बताऊंगा, पहले आप इतनी बात लिख लो। यह का मतलब सिग्मा बॉन्ड, कक्षकों के, कक्षक का मतलब यहाँ परमाणु कक्षक है, ध्यान रखना, कक्षकों के शीर्षस्थ, शीर्षस्थ का मतलब हेड टू हेड, शीर्षस्थ अतिव्यापन से बनता है। शीर्षस्थ अतिव्यापन से बनता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड ही है, सिग्मा बंध एक सहसंयोजक बंध ही है। पर इसकी खासियत यह है कि ये शीर्षस्थ अतिव्यापन से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो मेरे पास ये S कक्षक है, सबको पता है S कक्षक कैसा होता है, गोल। तो एक S कक्षक दूसरे S कक्षक के साथ जब भी अतिव्यापन करेगा तो बेटे S कक्षक का तो हर जगह सिर ही होता है। S कक्षक ऐसा ही तो होता है जैसे क्रिकेट की बॉल है या फुटबॉल है, तो उसका तो हर जगह ही सिर है, हर एक पॉइंट सिर है। इस S कक्षक का जो गोलाकार है इसका हर जगह सिर है, और ये वाला S कक्षक है इसका भी सिर है। तो जब दो S कक्षक आपस में मिलेंगे तो सिर से सिर ही तो मिलेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। या तो इसे कहो आप शीर्षस्थ अतिव्यापन, या तो आप इसे कहो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और या फिर आप इसे कहो हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर आप इसे कहो अक्षीय अतिव्यापन, अक्ष से अक्ष मिला के अतिव्यापन हो रहा। तो इस अतिव्यापन से जो बॉन्ड यहाँ बनेगा, मान लो ये कार्बन का S कक्षक है और ये हाइड्रोजन का S कक्षक है, जब दोनों में अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये जो कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है ना, वो सिर से सिर मिला के अतिव्यापन हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मान लो मेरे पास ये S कक्षक है, ये तो S कक्षक है, और इसके साथ अतिव्यापन करा
P कक्षक ने इस तरीके से, ये P कक्षक है। अब मुझे यूँ बताओ, S कक्षक का तो हर जगह सिर ही था, पर P कक्षक के तो दो सिर होते हैं, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ, और ये तो S कक्षक का सिर ही है। S कक्षक जब इसमें घुसना चाह रहा, अतिव्यापन करना चाह रहा, इसमें समाना चाह रहा, तो S कक्षक तो अपना सिर लेके ही आएगा। S कक्षक का तो हर जगह सिर ही है और तो कुछ है ही नहीं इसके पास। और P कक्षक के दो सिर होते हैं, एक तो ये एक तो ये। तो P कक्षक यदि इस तरीके से आता है तो S कक्षक का सिर P कक्षक के सिर से टकराता है और ये एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, अतिव्यापन हो जाता है इस तरीके से। और इस शीर्षस्थ अतिव्यापन से यहाँ भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक केस और समझना पड़ेगा आपको। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास P कक्षक है, ये इस तरीके से, ये कौन सा कक्षक है, P, और एक दूसरा कक्षक P इस तरीके से है। देखो अब मुझे बताओ, ये दोनों P कक्षक, इस P कक्षक का सिर कहाँ है, यहाँ, इस P कक्षक का सिर कहाँ है, यहाँ है। तो ये भी तो सिर से सिर मिला के ही अतिव्यापन कर रहे, ये भी तो एक दूसरे में सिर से सिर मिला के ही क्या कर रहे, एक दूसरे के अंदर समा रहे, अतिव्यापन कर रहे, ओवरलैपिंग कर रहे। तो यहाँ भी इस P कक्षक और इस P कक्षक के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। मैंने आपको एक बात बताई कि भाई हमें पता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और साझेदारी से बनने वाला बंध होता है सहसंयोजक बंध। अतः स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। फिर मैंने तुम्हें एक नई बात बताई कि ये जो सहसंयोजक बंध बनते हैं ना, ये परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। फिर मैंने एक हेडिंग लिखवाई कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार आपको पता होना चाहिए। हमने बताया कि अतिव्यापन के आधार पर हमें यूँ तो पता चल गया कि जब दो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होगा तब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या सहसंयोजक बंध बनेगा। पर अतिव्यापन के आधार पर भी हम सहसंयोजक बंध का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड। मैंने हेडिंग लिखवाई आपको सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब परमाणु कक्षकों का शीर्षस्थ अतिव्यापन होता है, यानी सिर से सिर मिला के अतिव्यापन होता है, तो इस प्रकार बनने वाला जो सहसंयोजक बंध होता है उसे कहते हैं सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड। जैसे S कक्षक से S कक्षक का जब भी अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। S और P कक्षक का इस तरीके से इसी अक्ष पे अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। P कक्षक और P कक्षक यदि दोनों एक ही अक्ष पे हैं और उनका अतिव्यापन होगा तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन तीनों केस में सिर से सिर मिला के अतिव्यापन हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं एक बात बताता हूँ कि जो आपका S कक्षक होता है ना, S कक्षक, इसका तो हर जगह ही सिर है, इसका तो हर जगह ही सिर है। और जो P कक्षक होता है इसके दो सिर होते हैं, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे। चलो, सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ लिया, लिख लिया बेटे, ठीक है। तो अब आपको इस बात का पता चल गया कि भाई कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंध। और फिर आपको यूँ भी पता चल गया कि ये जो सहसंयोजक बंध बनते हैं ना, ये परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, यानी परमाणु कक्षकों के एक दूसरे के अंदर समाने से, एम्बेडेड होने से, धंसने से। आप इसे धंसना कह दो या समाना कह दो या अतिव्यापन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर आपको पता चल गया कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उनमें से पहला बंध मैंने आपको बताया सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बताया पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड वो होता है जब परमाणु कक्षकों का कैसा अतिव्यापन हो? शीर्षस्थ, यानी सिर से सिर मिलाकर अतिव्यापन हो, या अक्षीय अतिव्यापन हो, ठीक है, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, जो अच्छा लगता हो आपको। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, दूसरा जो बॉन्ड मैंने बताया उसका नाम होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा कक्षकों के समांतर अतिव्यापन से बनता है पाई बॉन्ड। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक कक्षक ये है, दोनों P हैं मान लो,
यदि पी कक्षक इस तरह मिलेंगे तो सिर से सिर मिला के उनका अतिव्यापन होगा और इस तरह बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पर यदि पी कक्षक ऐसे मिलेंगे, देखो ऐसे, यदि पी कक्षक ऐसे मिलेंगे तो अब तो सिर से सिर मिला के अतिव्यापन नहीं हो रहा, अब तो समांतर अतिव्यापन हो रहा, ठीक है, या पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही, समझ रहे ना आप। और समांतर अतिव्यापन से जो बंध बनता है, होता तो वो भी सहसंयोजक बंध ही है, पर वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कक्षकों का मतलब परमाणु कक्षक हैं, कक्षकों के समांतर अतिव्यापन कहते हैं एक दूसरे के अंदर समाना, समांतर अतिव्यापन से बनता है पाई बॉन्ड। जब भी बनेगा वो परमाणु कक्षकों के समांतर अतिव्यापन से ही बनेगा। जैसे मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ, एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास एक पी कक्षक इस तरीके का है, ये पी कक्षक है, और एक दूसरा पी कक्षक आया इस तरीके से, तो ये दोनों पी कक्षक आपस में मिल रहे, सिर से सिर मिला के तो अतिव्यापन नहीं हो रहा इनमें। आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों पी कक्षक सिर से सिर नहीं मिला रहे हैं, ये तो कमर से कमर मिला रहे हैं। देखो दो सांड आपने लड़ते हुए देखे होंगे, है तो ये भी पी कक्षक और है तो ये भी पी कक्षक, पर ये एक ही अक्ष पर नहीं है दोनों। यदि ये दोनों एक ही अक्ष पर होते तो इनमें शीर्षस्थ अतिव्यापन होता, ठीक है। यदि दो सांड कहीं रास्ते में लड़ रहे हैं तो ऐसे लड़ेंगे वे सिर से सिर मिला के, तो यदि सिर से सिर मिला के दो सांड लड़ रहे ना, तो समझ जाओ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। और यदि दो सांड रास्ते में खड़े हुए और कमर से कमर मिला के इस तरह लड़ रहे हैं, ऐसे तो नहीं लड़ने के वे तो सिर से सिर मिला के ही लड़ेंगे। तो यहाँ कक्षक जो है, यदि कक्षक सिर से सिर मिला के अतिव्यापन उसमें हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यदि समांतर अतिव्यापन हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्लियर बात। चलो इतनी बात होगी, हमें पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरह बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको, एक हेडिंग लिख लो आप नोट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड से मजबूत होता है, ये चीज ध्यान रखना आपको। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है? मजबूत, प्रबल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत, प्रबल होता है। अब सवाल खड़ा हो रहा होगा दिमाग में कि सर क्यों सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत क्यों होता है? मैं बता रहा कारण क्या है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में कक्षकों का, कक्षक माने परमाणु के कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा बॉन्ड में कक्षकों का अधिक अतिव्यापन होता है, अधिक अतिव्यापन होता है, अधिक अतिव्यापन होता है। अब फिर दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि सर कैसे, मतलब सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा अतिव्यापन क्यों हो रहा? मैं कहूंगा कि देखो समझो, यदि मेरे पास ये दो पी कक्षक हैं और ये सिर से सिर मिला के अतिव्यापन करेंगे तो अतिव्यापन की रेंज इनकी बहुत ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा अतिव्यापन होता चला जाएगा, जितने कक्षक एक दूसरे के अंदर समाते चले जाएंगे या धंसते चले जाएंगे, उतना ही बॉन्ड मजबूत बनेगा, मजबूत बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही तो बना, ज़्यादा अतिव्यापन हुआ, और ज़्यादा अतिव्यापन जितना होगा बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा? मजबूत। और समांतर अतिव्यापन ऐसे हुआ, देखो ऐसे, इसमें कितना अतिव्यापन हो जाएगा? इसमें तो अतिव्यापन होना इतना मैक्सिमम ये है अतिव्यापन, और जब अतिव्यापन कम हो रहा तो बॉन्ड तो कमजोर है, इसे तो कोई भी अलग कर देगा, पर इसे अलग करना तो बहुत मुश्किल है, समझ रहे ना? तो सिंपल सी बात है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में कक्षकों का अधिक अतिव्यापन होता है विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड।
दूसरी बात सिखाता हूँ, चलो एक, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है ना तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ध्यान रखना, कॉमा, यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। क्यों होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं दोबारा इस कहानी को यहाँ नहीं बताऊँगा, आपने पढ़ रखी है ये बात पहले से ही, मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, मान लो हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं गुणित बंध या मल्टीपल बॉन्ड। जब एक ही जगह एक से ज़्यादा बॉन्ड बन जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ध्यान रखना है, गुणित बंध। तो जैसे डबल बॉन्ड है, एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक गुणित बंध है, तो इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद बनेगा पाई बॉन्ड। जबकि ट्रिपल बॉन्ड में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर दोनों पाई बॉन्ड एक साथ बनेंगे। इस चीज़ को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गुणित बंध में, गुणित बंध कहते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। गुणित बंध में पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है तथा फिर सभी पाई बॉन्ड, सभी का मतलब चाहे एक हो फिर चाहे दो बनने हो, सभी पाई बॉन्ड एक साथ बनते हैं, एक साथ बनते हैं। ये भी बहुत कमाल का पॉइंट है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड में तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि सर पहले सिग्मा बन जाएगा फिर पाई। ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं पहले सिग्मा बनेगा फिर एक पाई बनेगा फिर एक पाई। सुनो ध्यान से, पहले सिग्मा बनेगा फिर दोनों पाई एक साथ बनेंगे। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप, इस चीज़ का भी कारण मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले चैप्टर्स में। आप पोज करके लिखो, फिर अगली बात करते हैं। चलो लिखना बेटे, पोज करके लिख लिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई कार्बनिक यौगिकों में बंध के बारे में हमने पढ़ लिया। कार्बनिक यौगिकों में होता है सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बनता है परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से। सहसंयोजक बंध बनता है परमाणु कक्षकों के किससे, अतिव्यापन से। और अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध होते हैं दो प्रकार के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, जब परमाणु कक्षकों का शीर्षस्थ अतिव्यापन हो तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और जब परमाणु कक्षकों का समांतर अतिव्यापन होता है तो बनता है पाई बॉन्ड। एक बात मैंने बताई कि सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है पाई बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में अधिक अतिव्यापन होता है। और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। डबल बॉन्ड में पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड में पहले सिग्मा बनेगा फिर दोनों पाई बॉन्ड एक साथ बनेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखो नेक्स्ट। चलो एक स्टेप आगे चलते हैं, हेडिंग लिखो कार्बनिक यौगिकों में संकरण। चलो कार्बनिक यौगिकों में संकरण सीखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। देखो नंबर 1 सबसे पहला केस, यदि कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो आप मुझे यूँ बताओ कि सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए। अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 4 बनाए इसने, और जब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो कक्षक कितने हिस्सा लेंगे संकरण की क्रिया में, 4 ही कक्षक हिस्सा लेंगे। और जब 4 कक्षक हिस्सा लेंगे तो क्या आप मुझे संकरण बता सकते हो
कि ऐसी स्थिति में क्या संकरण होगा, तो आप कहोगे कि सर 4 कक्षक में से एक तो S का होगा और 3 P के होंगे, तो संकरण क्या हो जाएगा sp3। और जब संकरण sp3 हो जाएगा तो क्या आप मुझे इस तरह के कार्बन की आकृति बता सकते हो जो sp3 संकरण दिखाता है? सिखा रखी हैं सारी बातें। आकृति होगी चतुष्फलकीय। कैसी होगी? चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। और जो बंध कोण होगा, बंध कोण बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा? बॉन्ड एंगल का मतलब ये वाला, ये एंगल या ये एंगल या ये कुछ भी कह दो, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। और यदि कोई पूछता है कि इसके एग्जाम्पल बताओ, कार्बन कहाँ दिखाता है ऐसा संकरण, तो आप कहोगे कि एक तो CH4 है और एक C2H6 है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ भी आपको कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आता है, तो समझ जाओ कि वहाँ sp3 संकरण है, ठीक है। समझ में आई ना बात? जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण में पहला केस तो मैंने आपको बताया। पहला केस क्या बताया? कि जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो संकरण हमें मिलता है sp3। संकरण हमें क्या मिलता है? sp3, ठीक है। दूसरा केस, यदि कार्बन एक तो बना ले डबल बॉन्ड और 2 बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? आप कहोगे कि सर ये सिग्मा है, इसमें तो एक सिग्मा होगा ना, एक सिग्मा एक पाई, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा होता है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है, ये भी सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो कितने कक्षक होंगे जो संकरण की क्रिया में भाग ले रहे होंगे? आप कहोगे कि सर 3 कक्षक होंगे। 3 कक्षक संकरण की क्रिया में यदि भाग लेते हैं तो संकरण कौन सा होगा? आप कहोगे कि संकरण में सर एक तो S कक्षक होगा और 2 होंगे P कक्षक, तो संकरण sp2 होगा। और संकरण sp2 होता है तो ये कार्बन कैसी आकृति में अपने आप को रखेगा? sp2 संकरण की आकृति होती है त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय, या त्रिकोणीय समतल कह दो आप, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और मैं कहूँ कि बंध कोण बताओ आप मुझे, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा यहाँ, तो आप कहोगे कि सर यहाँ 120 डिग्री का एंगल होगा। मैं कहूँ कि एग्जाम्पल बताओ आप मुझे, तो आप मुझे एग्जाम्पल दे दोगे डबल बॉन्ड वाले, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप। इसे आप C2H4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। अब बात कर रहे हैं हम तीसरे टाइप की। ध्यान से समझना जरा, ध्यान से। यहाँ समझा देता हूँ, तीसरा टाइप जगह बची हुई है। तीसरा टाइप, या तो कार्बन इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड बना ले, या फिर कार्बन एक तो बना ले सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। दोनों स्थितियों में आप मुझे सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं। यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और इसमें भी एक ही सिग्मा, 2 हैं सिग्मा बॉन्ड। और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो कितने कक्षक होंगे जो संकरण की क्रिया में भाग ले रहे होंगे? आप कहोगे कि सर 2 ही होंगे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से पता चलता है कि संकरण की क्रिया में कितने कक्षक हिस्सा ले रहे हैं। और जब 2 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा लेते हैं तो संकरण कौन सा होता है, यूँ बताओ। आप कहोगे कि सर संकरण एक तो S कक्षक होगा, इन दोनों में से एक P होगा। और जब sp संकरण होता है तो आकृति कैसी होती है? आपको सिखा रखी है ये सारी बातें। रैखिक, लीनियर स्ट्रक्चर, या रेखीय भी लिख सकते हो आप, इसे रैखिक लिखो या रेखीय। और बंध कोण कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? आप कहोगे कि सर 180 डिग्री। यह एंगल 180 का ही तो होगा और ये भी 180 का होगा। यहाँ ये वाला एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, यदि कोई पूछता है इसका एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड वाला बता देना कुछ भी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लो, ये एग्जाम्पल हो गया। आप इसे C2H2 भी लिख सकते हो, एसिटिलीन है, ठीक है। ऐसा भी एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो।
तो इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब हम कार्बन का संकरण देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में, मैंने इस बात को तो आपको सिखा दिया था कि कार्बन अपनी 4 संयोजकता 4 तरीके से पूरी कर सकता है, 4 तरीके, पर संकरण दिखाता है 3 ही तरीके के, क्योंकि 2 तरीके तो ऐसे हैं कि इनमें संकरण तो sp निकल के आया। तो कार्बन कौन कौन से संकरण दिखा सकता है? sp3 और sp2 और sp, ये 3 तरह के संकरण कार्बन दिखा सकता है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ कि जहाँ कहीं सिंगल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच दिख रहा है तो समझ जाओ sp3 संकरण है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच यदि आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे डबल बॉन्ड था, दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ा होगा, देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो sp2 संकरण होगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है, देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आप समझ जाओ sp संकरण होगा। क्या होगा? sp। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नोट में लिख लेना इस चीज़ को, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। लिखो बेटे जल्दी से, लिख लिया? ठीक है, पोज करके लिख लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ के साथ आपके नोट्स बनते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी आना चाहिए, नोट्स भी बनते रहने चाहिए साथ के साथ। वैसे तो आपको पता है कि PDF नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं टेलीग्राम पर। मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, एक तो वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो ज़रूर, ठीक है। जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी योग्यता है, आपका दिमाग जितना शार्प है, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो की स्पीड रख लिया करो, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना। नोट लिख लो, चलो नोट में ही समझाते हैं इस बात को। मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास sp संकरण है और sp संकरण में हमें बताना है s लक्षण कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आधा हिस्सा s का आधा p का, तो s लक्षण 50% होगा यहाँ, या 1/2 भी कह सकते हो आप। और यदि मैं कहूँ sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण में यदि कोई मेरे से s लक्षण पूछेगा कितना है, तो हमें पता है कि कुल कक्षक कितने हैं? 3। तो 100 के यदि 3 हिस्से करोगे, 100 के 3 हिस्से करोगे तो 3 हिस्सों में 3 कक्षकों में से एक कक्षक है ना s, तो 100 के 3 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा आता है 33.33। तो यहाँ s करेक्टर 33.33% है। और यदि मैं कहूँ कि संकरण है sp3 और sp3 संकरण में आपसे कोई पूछ रहा है कि s करेक्टर बताओ कितने % है, s लक्षण बताओ, तो कुल कक्षक कितने हैं? एक s का 3 p के 4 कक्षकों में से एक कक्षक है ये। तो यदि 100 के 4 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा आता है 25%। अब यदि आपके समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आप यूँ कह रहे कि सर समझ में ही नहीं आया, तो ये क्या लिखा आपने, ठीक है, तो सुनो ध्यान से। फिर मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, जो किसी की समझ में ना आता हो फिर भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। यदि आप s लक्षण देखना चाहते हो, s लक्षण देखना चाहते हो किसी संकरण में, तो आप ऊपर तो लिखो s कक्षक कितने हैं उस संकरण में। जैसे इसमें s कक्षक कितने? 1, इसमें भी s कक्षक 1 है, इसमें भी s कक्षक 1 है। और नीचे लिखो कुल कक्षक, कुल कक्षक, और इसे गुणा कर दो 100 से। ये फार्मूला ऐसा है कि जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता वो s करेक्टर निकाल लेगा बिना किसी दिक्कत के, s लक्षण निकाल लेगा। इसी तरीके से आप p लक्षण भी निकाल सकते हो। यदि आपको किसी संकरण में p लक्षण निकालना है तो उस संकरण में p कक्षक कितने हैं वो तो ऊपर लिखो, और बटे में लिखो कुल कक्षक कितने हैं उस संकरण में। कुल कक्षक का मतलब s और p के सबके मिला के, और गुणा कर दो 100 से, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी p करेक्टर की परसेंटेज, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाता हूँ आपके लिए,
मान लो कोई मेरे से पूछता है कि sp3 संकरण में s करेक्टर बताओ। sp3 माने संकरण, sp3 संकरण में s लक्षण बताना है हमें कितना होता है। तो s लक्षण बताने का तरीका है, s कक्षक देखो कितने हैं इसमें, एक ही तो है s, एक तो ऊपर लिखेंगे बटे, कुल कक्षक लिखने हैं, एक s का है 3 p के हैं तो कुल हुए 4 और गुणा करनी है 100 से। ठीक है, 4 से कितनी बार कटेगा 100, 25 बार, तो 25% है s करेक्टर। sp3 संकरण में s लक्षण 25%, sp3 संकरण में s लक्षण 25%। तो किसी भी संकरण में आप s करेक्टर निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि यार sp2 में बताओ, sp2 में s करेक्टर बताओ कितने परसेंटेज है, तो ऊपर तो लिखना है s कक्षक, s कक्षक तो एक है, लिख दिया 1 अपॉन कुल कक्षक कितने हैं, एक s का 2 p के 3 और गुणा 100। आप 100 के 3 टुकड़े करोगे तो कितना आएगा 33.33%। देखो sp2 में s करेक्टर 33.33%, sp2 संकरण में s करेक्टर 33.33%। इसी तरीके से आप sp में भी निकाल सकते हो, sp में भी निकाल सकते हो। यदि sp में आपको s करेक्टर का परसेंटेज पूछा गया तो आप sp में ऊपर तो लिखने हैं s कक्षक कितने हैं, s कक्षक हमारे पास एक है, कुल कक्षक एक s का एक p का 2 और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 100 को 2 से भाग करोगे 50%। तो sp संकरण में s करेक्टर 50% होता है। देखो sp संकरण में s करेक्टर 50%। अब आप कहोगे सर p करेक्टर के बारे में तो बता दो कुछ, p करेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। चलो sp3 संकरण में p करेक्टर का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो p करेक्टर का परसेंटेज बताना है, p लक्षण बताना है। p कक्षक देखो कितने हैं, p कक्षक इसमें कितने हैं 3, कुल कक्षक 3 और 1 4 और गुणा 100। 4 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा 25 बार, ये हो जाएगा 25 तिया 75%। ठीक है, तो इसमें इसे देखो जरा, इसमें s लक्षण तो 25% है और p लक्षण इसमें 75% है। तो आप s करेक्टर और p करेक्टर की परसेंटेज आपको निकालनी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, क्यों निकालनी आनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा है। जल्दी से पोज करके लिखो, मैं बताता हूँ क्यों पढ़ाया मैंने। पोज करके लिखो, जल्दी से लिख लिया बेटे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कि इसके बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। इससे बहुत फ़ायदा है। आप यदि आप संकरण के बारे में जानकारी रखते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों को समझ जाओगे। केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों को समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे, देखो मैं बताता हूँ। हम कैसे समझेंगे संकरण के कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं। एक तो संकरण से आपको आकृति पता चल जाती है किसी भी यौगिक की, और यदि आप s और p करेक्टर को समझ रहे हो कि कितना कितना है, तो आप क्या समझ सकते हो। ठीक है, एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो संकरण के प्रभाव। संकरण के प्रभाव। संकरण किस किस चीज को प्रभावित करता है। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रभावित करता है बॉन्ड लेंथ को। आप लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ या आबंध लंबाई या आबंध दूरी भी लिख सकते हो आप इसे। तो संकरण बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है। कैसे, जैसे मैं कहूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इससे कम होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और इससे कम बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। ये तो बात पता ही है आपको। सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल की उससे कम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन में कार्बन क्या होता है, sp3 संकरण दिखाता है, और डबल बॉन्डेड में क्या दिखाता है, sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड में दिखाता है sp। तो आपको एक नई बात पता चली कि
यदि आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ चेक कर रहे हो तो sp3 संकरण है दोनों का, इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो sp3 संकरण वाले कार्बन एटम्स का बॉन्ड लेंथ आपस में सबसे ज़्यादा होता है। sp2 संकरण वाले कार्बन परमाणुओं का बॉन्ड लेंथ उससे कम होता है और sp संकरण वाले कार्बन एटम्स का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। एक तो ये बात समझ में आती है हमारे, ठीक है। इसी तरीके से हम नंबर 2 पर सीख सकते हैं आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी, आबंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। चलो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी की बात जब आप करोगे तो सिंगल बॉन्ड सबसे कमज़ोर है, तोड़ना आसान है, भले ही इसमें एक सिग्मा हो। इससे ज़्यादा मजबूत तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक सिग्मा के साथ एक पाई भी है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। यानी संकरण में इस सवाल को यदि हम मॉडिफाई करें तो sp3 संकरण का बंध ऊर्जा सबसे कम होता है और sp2 संकरण का बंध ऊर्जा उससे अधिक होता है और sp संकरण का बंध ऊर्जा सबसे अधिक होता है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होगी, यानी sp संकरण द्वारा जुड़े हुए कार्बन एटम्स की, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, नहीं तो कहोगे कि सर s करेक्टर का तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। विद्युत ऋणात्मकता पता है ना आपको, सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए, सह संयोजक बंध का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींचने की क्षमता को कहते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, कार्बन की बात कर रहा मैं सिर्फ, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है S लक्षण के, ठीक है। देखो यहाँ S लक्षण कितना है 50% और यहाँ कितना है S लक्षण 33.33% और यहाँ कितना है 25%। तो इधर को जाने से S लक्षण बढ़ रहा, S लक्षण ज़्यादा होगा जितना, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये वाला कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है और ये उससे कम है, ये सबसे कम है। यानी है तो ये भी कार्बन, है तो ये भी कार्बन, है तो ये भी कार्बन, पर हमें देखना है कि इस कार्बन के ऊपर संकरण कौन सा है और उसमें S करेक्टर कितना है। यहाँ संकरण sp है, S करेक्टर है 50% और यहाँ संकरण sp3 है, S करेक्टर है 25%। तो S करेक्टर किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें S करेक्टर ज़्यादा है तो इसका विद्युत ऋणात्मकता इस वाले कार्बन का ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। आगे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। समझ में आई ना बात? जल्दी पोज करके लिखो आप। अच्छा फिर मैं एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया आपको, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। तो ये जो मैंने आपको अनुप्रयोग बताए ना संकरण के 3, इन्हें ध्यान रखना आप, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं भी। ये पॉइंट्स जो हैं हमें समझ में आने चाहिए सारे। देखो एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है खैर, पर वैसे जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ भी आता है क्वेश्चन। एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करना। कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना, देखो मैं बताता हूं कैसे ज्ञात करना है। हमें एक यौगिक दे रखा है इन्होंने, नंबर 1 एक यौगिक दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद दे रखा है सिंगल बॉन्ड CH3। और इसमें ये यूँ कह रहे कि हर एक कार्बन परमाणु का संकरण बता दो आप। इसमें कार्बन परमाणु तो बहुत सारे हैं,
तो यदि हर एक कार्बन का संकरण बनाना तो संरचना को खोल के लिखना पड़ेगा। पहले खोल के लिख रहे चलो इस संरचना को। कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नीचे जोड़ दूं, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ, इसके साथ 3 है, एक ऊपर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो और एक इधर। ये संरचना खोल के लिख दी। और मैं एक काम करता हूँ कि ये जो कार्बन परमाणु ना, इनके ऊपर नंबर डाल रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 और इसके ऊपर डाल दिया 5। अब देखो ध्यान से देखना, यदि मैं कहूँ पहले कार्बन के ऊपर संकरण बताना है क्या है, तो आप गिनोगे सिग्मा बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, एक यहाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 2 ही कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे, और 2 कक्षक हिस्सा ले रहे तो एक S का एक P का होगा, sp संकरण है यहाँ। या फिर सीधी बात है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो sp तो दिखा रहा होगा। अब आ जाओ आप दूसरे कार्बन पर, संकरण बताना है, ठीक है, ऐसा निशान लगाओ, ऐसा बताओ। ट्रिपल बॉन्ड है ना, या तो आप यूँ देखो, एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है तो संकरण की क्रिया में 2 कक्षक हिस्सा ले रहे हैं, उसमें से एक S का होगा एक P का होगा, sp संकरण होगा। या फिर आप यूँ देख लो यार, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा तो sp संकरण ही दिखा रहा होगा। अब आ जाओ आप तीसरे कार्बन पर, तीसरा कार्बन देखो, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 3 कक्षक, 3 कक्षक एक S का और 2 P के। अब आ जाओ आप चौथे कार्बन पर। चौथा कार्बन कहाँ है, ये रहा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 3 सिग्मा एक S का 2 P के। अब आ जाओ आप पांचवें कार्बन पर, चारों सिंगल बॉन्ड यानी चारों सिग्मा, 4 सिग्मा तो 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे, एक तो S का होगा और 3 होंगे P के। तो कभी ऐसा ना लिख देना कि S के ही होंगे चारों कक्षक, S4 संकरण। S के कभी भी 4 कक्षक नहीं होते हैं, पता है ना आपको, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। देखो आपको पता है कि S उपकोष में एक ही कक्षक होता है और P उपकोष में होते हैं कितने कक्षक, 3, और D में 1 2 3 4 5, और F में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप S को कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं लिखोगे। देखो हम या तो SP लिखते हैं या SP2 या SP3, P को कभी P3 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए और D को 5 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। साफ बात है, क्योंकि हमें पता है कि उपकोष में कक्षक कितने कितने होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट में दिया है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको बताए संरचना तो खोलनी पड़ेगी। CH2 डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड CH। और यदि संरचना नहीं खोलते तो बॉन्ड देख लो आप कि कौन कैसे कैसे बॉन्ड बना रहा। नंबरिंग दे रहा मैं 1 2 3 4 5, वैसे ही दे दिए नंबर। IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल भी, कभी सोचो IUPAC की बात कर रहे हैं हम। आप मुझे बताओ पहले कार्बन पर संकरण क्या होगा, 1 2 3 सिग्मा है तो sp2 होगा। दूसरे कार्बन का संकरण बताओ, 1 और 1 2 सिग्मा है तो sp होगा। तीसरे कार्बन का संकरण बताओ, 1 2 3 सिग्मा है तो 1 S का और 2 P के, sp2 संकरण होगा। चौथे कार्बन के बारे में बताओ, 1 सिग्मा और इसमें भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा है तो sp संकरण होगा। पांचवें कार्बन के बारे में बताओ, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा है, 1 S का और 1 P का कक्षक होगा, sp संकरण। बताओ खेल समझ में आ रहा क्या कुछ? उम्मीद है खेल समझ में आ रहा होगा कि क्या खेल खेल रहे हम। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर देखो कितनी बढ़िया बात बताता हूँ आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, लिखते रहा करो पोज करके।
वीडियो पॉज करो, लिखो। जो काम हाथ के हाथ निमटता रहे वो उतना बढ़िया है, और जो काम पेंडिंग छूट गया ना वो छूट ही गया, बस वो नहीं होने का फिर कभी भी, वो तो पेंडिंग ही रह जाएगा। एग्ज़ाम में बैठ जाओगे आप जाके और वो आपका काम छूटा ही रहेगा बस, और आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे और यही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे और आप याद कर रहे होंगे कि यार सर ने तो ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, ये भी कराया था, सर ने तो यार सारे टॉपिक कराए थे, इतनी बातें बताई थी, इतनी तो किताब में भी नहीं होती हैं, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी कराए थे, फिर भी मैं कुछ नहीं करके आया एग्ज़ाम में। तो बेटे मौके का फ़ायदा उठाना भी सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है। सारे बच्चों के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वे लाभ उठा सकें किसी चीज़ का। प्रकृति, जैसे आप ईश्वर कहते हो, अल्लाह कहते हो, उसे विज्ञान के विद्यार्थी कहते हैं प्रकृति, नेचर। ये जो नेचर होती है ना प्रकृति, वो आपको सारे मौके देती है जीवन में सफल होने के, बस आपको उस मौके को भुनाना आना चाहिए। सच्चाई है ये, और मौके को भुना ही नहीं पाते बच्चे, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में कहा है CH डबल बॉन्ड C, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड C, और फिर डबल बॉन्ड लगा के CH2। ये संरचना को खोलोगे तो आपको पता है C, यहाँ एक H और यहाँ एक H, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक H और यहाँ एक H। नंबरिंग देनी है जिससे आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। IUPAC की नंबरिंग नहीं है, ध्यान रखना। अब आ जाओ आप, पहले कार्बन को देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3 सिग्मा तो 3 कक्षक sp2 संकरण। दूसरे कार्बन को देखो, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 कक्षक, 1 s का 1 p का। तीसरे कार्बन को देखो, 1 2 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 कक्षक, 1 s का 2 p के, ये हो गए संकरण। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बन परमाणु पर संकरण बता सकते हो। जल्दी से पॉज करके लिखो। अच्छा, और लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वे आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। आई है ना समझ में? उम्मीद है ज़रूर आई होंगी। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है, पर इसे मिलने में, फल को मिलने में टाइम लगता है। और जिस बच्चे के अंदर धैर्य है वो जीवन में सफल होगा, पक्की बात है। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि यदि आपने मेहनत और ईमानदारी से कर ली ना, तो आप जो भी काम करोगे ज़िंदगी में उसका अंदाज ही दुनिया से अलग होगा, ठीक है। और आप सफल ज़रूर होगे, इस बात की 100% गारंटी है बेटे, 100%, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।